नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, सभी का बहुत बहुत सारा अभिवादन है अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त। सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? बढ़िया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग एक बार आ जाइएगा क्लास में। सबने पानी तो पी लिया होगा ना बेटा? दोपहर में पानी की पूर्ति करके रहिएगा, क्योंकि बारिश भले ही बढ़ रही है लेकिन बच्चों पानी जीवन में खत्म होना बहुत जरूरी है ना। पानी खत्म, जीवन खत्म, आदमी खत्म। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए, तो रंजन कुमार नमस्ते भाई, दलवीर सिंह नमस्ते, अमलेश, खुशबू, नंदिता तिवारी, बिहरू बंजारा, बादल पांडे, रीना, दलीप कुमार, सन्नी कुमार, राजेश यादव, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? अच्छे, एकदम बढ़िया है। सुनील कुमार, धर्मवीर, मनोज, इंदाल कुमार, इंदाल साहब, ये सनी देओल वाले तो इंदाल साहब नहीं है भाई। साहिल, गौरव, पूजा, भारती, प्रदीप, रवि नमस्ते भाई, वंशिका, प्रजापति, विवेक, राणा, पंकज, खुठोरिया, दुर्गा, मनोज, श्याम, अमलेश, नितिन, ऋतिक, चंदन। चलिए बच्चों, तुलसी, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। तो आते हैं बच्चों क्लास की तरफ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा कल मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था उसके बारे में एक बार पुनः बता देता हूं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था बेटा स्पर्शी व्यंजन, है ना। स्पर्शी व्यंजन किन्हें कहते हैं? जो मुख के किसी भाग को स्पर्श करते हुए, छूते हुए जो ध्वनियां बाहर निकलती हैं, है ना बच्चों, उच्चारित होती हैं, उन्हें बच्चों क्या बोला जाता है? उन्हें बेटा स्पर्शी व्यंजन कहते हैं ना। और बेटा याद रखना, इनको वर्गीय व्यंजन की भी संज्ञा दी जाती है। वर्गीय व्यंजन भी इन्हीं को बोला जाता है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, तो आप कह देना स्पर्शी व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं, दुनिया में और कोई नए व्यंजन नहीं बनते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो बेटा आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको समझाया कि हमारे जो व्यंजन हैं स्पर्शी, वो 5 वर्गों में विभाजित होते हैं और 25 वर्ण होते हैं, है ना मेरे बच्चों। बेटा पहला होता है कंठ, क वर्ग। ठीक है, दूसरा होता है तालु से बोला जाता है च वर्ग। तीसरा होता है बेटा मूर्धा से बोला जाता है ट वर्ग। चौथा होता है बेटा दंत से बोला जाता है ट वर्ग। ठीक है, और पांचवा होता है बेटा ओष्ठ से बोला जाता है प वर्ग। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा क वर्ग का तीसरा वर्ण अल्प प्राण होता है या महाप्राण होता है, तो आप कहेंगे 1 2 3। तो बेटा ये होता है अल्प प्राण। ऐसे आपको याद रखना है, वरना एग्जामिनर आपको फंसा देगा। KTM 2, ठीक है, KTM 2, मुझे KTM 2 बाजार जाना है। तो बेटा याद रखना, आपसे पूछेगा ट वर्ग का कौन सा वर्ण घोष होता है, और आपको आंसर देगा, इनमें से एक आंसर रख देगा और कोई विकल्प दूसरा रख देगा। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि टे ठे डे ढे अणे, इनमें से कोई सा, तीनों में से कोई सा एक आंसर आपको मिलेगा जो आपको लॉक करना है। ठीक है ना मेरे भैया, याद रखना। चलो बच्चों, तो इसके बारे में जान लिया। और बेटा पंचवा जो अक्षर होता है, पंचवा जो वर्ण होता है, क वर्ग का हो या च वर्ग का हो या ट वर्ग का हो या त वर्ग का हो या प वर्ग का हो, सभी बेटा नासिक्य होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, पंचमवा जो वर्ण होता है नासिक्य होगा। फिर बच्चों क्या आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट और याद रखना है कि कौन से वर्ग को, स्पर्शी व्यंजन के कौन से वर्ग को, ठीक है, कौन से वर्ग को संघर्षी व ऊष्मीय स्पर्शी व्यंजन बोला जाता है। तो बेटा याद रखना च वर्ग को, च वर्ग को स्पर्शी व संघर्षी बेटा वर्ग कहते हैं। अब इसका कोई भी वर्ण हो सकता है, छ हो सकता है, ज हो सकता है, झ हो सकता है, अइया हो सकता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे आते हैं इससे। फिर बेटा मैंने आपको बता दिया था, इसी में बताकर चलता हूं। पहला अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे अल्प प्राण से शुरू करके। ठीक है, और मेरे बच्चों फिर आपसे पूछा जाएगा अघोष, सघोष, जो बेटा श्वास से केवल आवाज बाहर आती है, कंपन नहीं होता, वो बेटा अघोष वर्ण होते हैं। और जिनमें मेरे बच्चों आवाज तो आती है लेकिन कंपन होता है, नाद होता है बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं? वो सघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, याद रखना अच्छे से, वेरी गुड। चलिए, तो बेटा ये रिवीजन आपको करना पड़ेगा, वरना कोई और नहीं आएगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है मेरे बच्चे,
हाँ, फिर बच्चों मैंने आपको इनके बारे में अभी बता दिया है। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होते हैं बेटा ये हमारे अल्पप्राण होते हैं स्पर्शी व्यंजन व्यंजन के, और दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है ये बेटा 10 वर्ण है जो हमारे महाप्राण होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अघोष और सघोष के बारे में भी बता दिया है बेटा यहां तक, ठीक है, अच्छे से याद करते चलना, ठीक है। बिरजू बंजारा, अभी संयुक्त व्यंजन के बारे में बेटा आगे आगे चलेंगे, याद रखो, जिसने क्लास में नहीं समझा है वो पुनः समझ लेना, ठीक है, पुनः क्लास दोबारा कर लेना अच्छे से, ठीक है, तभी समझ पाओगे, वरना ऐसे नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। हाँ, तुलसी तोमर, सर जी अल्पप्राण महाप्राण की बहुत अच्छी ट्रिक है। हाँ बेटा, ए मामा कर दो, ए मामा, ए मामा, है ना, ऐसे याद रख लो, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, और पहले दोनों अघोष, बाद के तीनों शघोष। यदि पढ़ेंगे ना तो बेटा इतनी भारी चीज, इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं तो फिर आपको बड़ी लगेगी, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरा आपके लिए यही सोचा है कि एक एक बेसिक चीज करके बताऊं ताकि आप लोग कभी भी ना फंसो, ठीक है। हाँ, तो मेरे बच्चों डे और ढे जो होते हैं, जब इनके नीचे ताड़नजात लग जाता है तो बेटा ये उत्क्षिप्त ध्वनि कहलाती हैं। इन दोनों ध्वनियों को 2-3 नामों से जाना जाता है, उत्क्षिप्त, ताड़नजात, द्विगुण और संकरवण। 4 नामों से हम इनको पुकारते हैं, याद रखना, ठीक है ना। वेरी गुड। फिर बेटा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा महाप्राण होता है, कौन सा अल्पप्राण होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यदि पहले, तीसरे, 5वें नंबर पर कोई भी वर्ण आता है वो अल्प प्राण होता है, और बेटा दूसरे और चौथे पर कोई भी वर्ण आता है नीचे तक वो महाप्राण होता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये भी मैंने आपको यहां पर समझा दिया। और बच्चों फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि इन वर्णों से कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं की जाती, अन्यथा आपने शुरुआत कर दी, ठीक है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको एग्जामिनर गलत ठहरा देगा, कह देगा कि इस बच्चे को जानकारी ही नहीं है, इसने वर्णमाला पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि ये शुरू में क्या लगा रहा है बच्चों, ताड़नजात लगा रहा है, तो ये बच्चा गलत पढ़ा है, इसने देवनागरी लिपि का अपमान किया है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो बेटा याद रखना, इस चीज को ढंग से याद रखना कि डे ढे है ना बच्चों, ये दोनों जो ध्वनि है ना, इनसे कभी भी किसी शब्द की शुरुआत करो तो प्यारे बच्चों इनके नीचे ताड़नजात मत लगाना, यदि लगा दिया तो बेटा सर्वनाश कर दिया, ठीक है। तो बेटा ताड़नजात कब लगता है, लिख देंगे बीच में ताड़नजात का प्रयोग किया जाता है, बीच में और अंत में, बीच में और अंत में, और अंत में ताड़नजात लगाया जाता है, ताड़नजात लगाया जाता है, ठीक है बेटा, लगाया जाता है, याद रखना आप लोग अच्छे से, ठीक है बेटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे लड़का, लड़की, कोई भी आपको शब्द मिलेगा तो बेटा बीच में यदि कोई सा भी वर्ण इनमें से आ जाए, दोनों में से, तो उसके नीचे ताड़नजात लगा देना, शुरू में कभी मत लगाना, कभी भी मत लगाना, अन्यथा आप गलती कर देंगे बहुत बड़ी, ठीक है। हाँ, खिड़की ताड़नजात होगा, बिल्कुल होगा भाई बंजारे जी, ठीक है। तुमने कहा खिड़की, कोई भी शब्द ले लो दुनिया का कोई भी, जैसे तुमने कहा सड़क, कि सर मैं सड़क पर घूम रहा हूं, सड़क, तो बेटा ये लगा दिया आपने इसके नीचे, है ना, लगा दिया ना। तुमने कहा सर जी मेरी खिड़की से पानी आ रहा है, मेरे भैया खिड़की, तो आप लगा दीजिए, बिल्कुल ये लगा दिया, ठीक है ना। और बेटा देखो यदि शुरू में कोई भी वर्ण आएगा तो कभी नहीं लगाया जाएगा, याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलते हैं, जय मां सरस्वती की जय बेटा ऋतिक। तो चलो बच्चों इससे आगे अब पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब बच्चों, आगे पढ़ने वाले हैं हम बच्चे अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। चलिए, तो नंबर दूसरा जो बेटा भेद होता है हमारे व्यंजन का, वो कौन सा होता है, अंतस्थ व्यंजन हो सकता है, होता है, लिखेंगे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है बेटा, जिनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है मेरे प्यारे बच्चों, 4। तो आपको याद रखना है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। वर्तनी में बेटा सिक्का, खिलाड़ी में, किसी में भी लगा दीजिए, तिरुभवन कहीं भी लगा दीजिए, पहले मत लगाना, बाद में कहीं भी ठोक दो,
लेकिन अंग्रेजी का शब्द आए तब भी मत लगाना, है ना। किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हो तब भी मत लगाना। ये चीजें वर्तनी में सिखाऊंगा मैं आपको, यहां पर मतलब नहीं है इनका, ठीक है। तो बेटा 4 होते हैं कौन कौन से? नंबर 1 होता है बेटा ये, नंबर 2 होता है प्यारे बच्चे रे, नंबर 3 होता है प्यारे बच्चों वे, और नंबर 4 होता है मेरे बच्चों ले, ठीक है। ये रे ले वे 4 वर्ण होते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर? अब चारों का आपको उच्चारण भी पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक परिभाषा बताता हूं इसकी कि अंतस्थ ध्वनियां कौन सी होती हैं, किन्हें अंतस्थ ध्वनियां बोला जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो लिखेंगे जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच किया जाता है वे ध्वनियां अंतस्थ ध्वनियां कहलाती हैं। लिखिए बच्चों, परिभाषा लिख लेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी बात जान लीजिएगा। लिखेंगे जिन शब्दों का, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों व स्वर व व्यंजन के बीच किया जाता है वे वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। ये बेटा याद रखना अच्छे से, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये ध्वनियां जो होती है ना, ये जो आवाज होती हैं, ये बेटा किस किस के बीच की होती हैं? स्वर तथा व्यंजनों के बीच की होती हैं, इसीलिए इन ध्वनियों को अंतस्थ ध्वनि की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों आइएगा, समझते हैं, जानते हैं कैसे कैसे। अब पहले आपको यह पता और होना चाहिए कि भैया इनका उच्चारण कहां कहां से होता है। कोई बता देगा मुझे भाई उच्चारण कहां कहां से होता है, कहां से बोला जाता है इनको? बोलो बच्चों। अतुल कुमार, लेट हो गई, कोई बात नहीं बेटा। तो बेटा ये का उच्चारण होता है तालु से। कहां से होता है मेरे बच्चे? तालु से, ठीक है। रे का उच्चारण कहां से किया जाता है बेटा? मूर्धा से। आज आपने सुबह जब पेस्ट किया था तो ये बताओ, ठीक है बेटा। अयोगवा नहीं होते। अयोगवा के बारे में तुम्हें पढ़ा है? क्या बताया था मैंने? अयोगवा के बारे में मैंने पढ़ाया था कि ना तो वो स्वर होते हैं ना वो व्यंजन होते हैं, ये तो दोनों के बीच के होते हैं। यार इतना तो याद रखो, क्या बोल रहे हो, ठीक है। अच्छे से समझो भाई, तुमने दिमाग कहां गवा दिया? लड्डू खाने में गवा दिया क्या? ठीक है बेटा, दिमाग को यहीं पर रखो, दोनों में अंतर रखो याद। मूर्धा, बेटा मूर्धा से होता है रे का उच्चारण, ठीक है। और बच्चों वे का उच्चारण कहां से होता है प्यारे बच्चे? दंत्य वर्ण होता है, दांत से बोला जाता है वे। बोलकर देखिए वे, दांत से बोल निकलती है आवाज वे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन बता दो, सर ये समझ में नहीं आया। आकाश कुमार सिसोदिया, बेटा जो आवाज स्वर और व्यंजन के बीच की होती है वे आवाज क्या होती है? अंतस्थ आवाज होती है, अंतस्थ ध्वनि होती है। इतनी सी बात है बस, ठीक है। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कैसे कैसे है, अब तुम्हें आपको समझना है, ठीक है। आ जाओ, ये समझना है बस, इतनी सी बात है। दीक्षा यादव, सर आपके साथ साथ लिखा है। अच्छा बहुत बढ़िया। जो बेटा अपने हाथ से लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, वैसे आपको पीडीएफ तो मिलती है रोज, ठीक है मेरे बच्चों। और बच्चों सॉरी भाई, इसको ऊपर नीचे करिएगा, ये वे तो बाद में आएगा। वे को नीचे करो, ले को ऊपर करो। तीसरा वर्ण लो बच्चा ले, ये रे ले, और बेटा चौथा वर्ण डालो वे। हाँ अब बोलेंगे, अब नहीं तो क्रम गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बोला जाता है बेटा दंत्य, दांत से, ठीक है। और वे बोला जाता है वे दंत और ओष्ठ से, ठीक है। वे बोला जाता है दंतोष्ठ से, वरना उच्चारण गलत हो जाएगा। वे बोला जाएगा दांत और ओष्ठ से। अब बोलकर देखो, ये तालु से आया, ये
अंदर से आवाज आ रही है, रे बोलो, इसमें जीवा आगे की तरफ मुड़ जाती है, रे रे बोलकर देखो, जीवा आगे की तरफ मुड़ जाती है, रे, है ना बच्चे। और बेटा ले 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 बोलकर देखो, ले दांत से बोला जा रहा है, दंतीय वर्ण है। और वे जो होगा वो बेटा ओष्ठ और हमारे दंत दोनों चल रहे हैं, वे बोलकर देखो, वे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इनका उच्चारण स्थान आपको याद रखना है। अब एक बात पूछी जाती है क्या, कि इनमें अर्धस्वर कौन से दो वर्ण अर्धस्वर होते हैं? जानते हो बेटा, वो आधे स्वर होते हैं, क्योंकि जब वो स्वरों में बोले जाते हैं ई और ऊ की आवाज देते हैं। कौन से बेटा? एक तो ये याद रखना, बहुत अच्छी बहुत डीपली बात बता रहा हूं। जीवन में किसी किसी विद्यार्थी को पूरा जिंदगी खत्म हो जाती है, नौकरी लग के भी बहुत सारे बच्चे चले गए होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये आवाज अभी पता नहीं होगी कि अर्धस्वर तो रट रखा है, सीधी सी बात है, हर जगह लिखा मिलता है, लेकिन आधे बच्चों को ये नहीं पता होता कि बेटा ये से पहले यदि हम उसको आधे स्वर की तरफ बोलेंगे तो कौन सी आवाज ग्रहण करता है ये, है ना। याद रखना ई, और बेटा ये बोलता है ऊ। ठीक है, ये दोनों आवाज भी आपको याद रखनी है कि जब ये स्वरों में बोली जाती हैं तो ई की आवाज देता है ये, और बेटा वे ऊ की आवाज देता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। और जब व्यंजन में बोला जाता है तो व्यंजन में ये और वे की आवाज हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे इनको तो बोला जाता है स्वरों में, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, ई और वे बोला, ई और ऊ बोला जाता है ये और वे को। तो बच्चे विशेष करके लिख देना नीचे, ये और वे अर्धस्वर ध्वनि हैं। जब इनको स्वरों में प्रयोग किया जाता है तो इनकी आवाज ई और ऊ होती है, और जब ये व्यंजन में प्रयोग होते हैं तो इनकी आवाज ये और वे होती है। तो बोल देंगे इन स्वरों को, या ऐसे लिख दीजिए, ये कौमा वे को अर्धस्वर कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है बेटा? अर्धस्वर कहा जाता है। याद रखना अच्छे से। तो यहां तक की बात बताओ बच्चों, क्लियर है? ठीक है, फिर आई बेटे मेरे प्यारे बच्चे बात आगे, क्या कि रे को किस नाम से जानते हैं और ले को किस नाम से जानते हैं अन्य। ठीक है, हाँ सर जीडी और हिंदी में काफी फर्क है बेटा, फर्क तो है कृष्णा, फर्क तो पड़ता है मेरे बच्चे। ठीक है ना। तो बेटा अब जानते हैं हम रे के बारे में, रे और ले के बारे में आइएगा। तो लिखेंगे रे को बेटा लुंठित वर्ग कहते, वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रे को लुंठित और प्रकंपित कहा जाता है। ई और ऊ समझ नहीं आया, ई और ऊ समझ में आपको आने की जरूरत क्या पड़ी है बेटा? मैंने ये बताया है यदि इनको स्वरों में गिना जाएगा तो बच्चों फिर ये ई की आवाज में बोले जाते हैं, और यदि ये व्यंजनों में गिने जाएंगे, व्यंजनों में बोले जाएंगे, तो वो ये और वे के नाम से बोले जाएंगे। इतना आपको समझना है। ठीक है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये को स्वर में किस, ये को जब उच्चारण, ये का जब उच्चारण किया जाता है तो किस स्वर की आवाज निकालता है? ई की, आ की, ऊ की, रे ऋषि की? तो आपका आंसर होगा ई की निकालता है, सब छोटी वाली की। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आज ही ज्वाइन किए हैं संदीप, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बच्चों बोलेंगे रे को प्रकंपित, प्रकंपित कौमा लुंठित कौमा कंपनजात। ठीक है, तो बेटा रे को जान रहे हैं मैंने क्या क्या लिखा है, रे को किस किस नाम से बोलते हैं? रे को प्यारे बच्चे लुंठित, प्रकंपित और कंपनजात वर्ण कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, और लिख देना, लिख देंगे इसमें हमारी जीवा, हमारी जीभ आगे, आगे की ओर मुड़ जाती है। ठीक है बेटा, आगे की ओर मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो बेटा ये विशेष करके ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इतनी डीपली बात आपको बता दी जो आपको अच्छे से याद करनी होगी।
ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चे रे को प्रकंपित कहते हैं, लुंठित कहते हैं, कंपन जात वर्ण कहा जाता है। 3 नामों से पुकारते हैं, तीनों आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है गोल्डी सिंह, हाँ ठीक है। प्रमोद बेटा वर्णमाला के एग्जाम्पल नहीं होंगे, वर्णमाला के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें वर्णमाला के क्या एग्जाम्पल, तो इसके बारे में भी मैं आपको वर्णों को समझा रहा हूं, तो वर्णों में एग्जाम्पल कहां से लेकर आएंगे आप। ठीक है, इसके लिए बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि रे को किस ध्वनि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसमें 4 आंसर आएंगे, स्वर के नाम से, प्रकंपित के नाम से, या फिर बच्चों या पार्श्विक के नाम से, या फिर संयुक्त व्यंजन के नाम से। तो आप लगाएंगे प्रकंपित के नाम से, ऐसे बोला जाता है। प्रमोद बेटा आपसे पहले कोई एग्जाम आपने इसका मतलब दिया नहीं है अभी, ठीक है ना। चलो याद रखो, छोटी सी बात है। आगे आता है बेटा ले, यहां तक की बात समझ गए आप लोग। नंबर नेक्स्ट, अब आती है बच्चों नंबर नेक्स्ट बात ले की। ले को क्या बोला जाता है? ले को प्यारे बच्चे लुंठित वर्ग कहते, सॉरी पार्श्विक कहते हैं, पार्श्विक। ठीक है ना, तो लिखेंगे बेटा ले को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखना बच्चों। ठीक है, और बेटा रे में तो हमारी जीवा आगे की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन इसमें क्या करती है हमारी जीवा प्यारे बच्चों, दांत के क्या होता है बगल से, ये सॉरी हमारी जीव है ना, ये दांत के पीछे हमारी जीव है, जीव के अगल बगल से आवाज आती है इसकी ले की। बोलकर देखो ले, ठीक है, बोलकर देखो बेटा ले। रुचि बोल के देखेंगे बच्चे, बोलो भाई। सर मेरा नाम ले लो, 150 रुपए लगेगा। अच्छा, तुम्हारा नाम 150 रुपए का बिकता है? अरे वाह क्या बात है बेटा, बचा कर रखो, आगे काम आएगा। ठीक है, अभी मम्मी पापा का पैसा है, तुमने 2 रुपए जेब से नहीं कमाए, अभी मम्मी को दिए कभी 10 रुपए ले जाकर कमा के? अभी मौज ले रहे हो बेटा, इसलिए नाम लिवा रहे हो, जिंदगी नाम लेना बंद कर देगी वरना। ठीक है, जब जेब से कमाओगे ना, मेहनत करोगे, तो मम्मी पापा से कहोगे थक गया सो जाने दो। अभी तो 150 रुपए की आपको वैल्यू नहीं पता कितनी होती है। ठीक है, चलो तो बच्चों लिख देंगे, इस वर्ण के उच्चारण में, वर्ण के उच्चारण में हमारी, इस वर्ण के, लिखेंगे इस वर्ण की आवाज, आवाज या ध्वनि है ना, आवाज जीभ के अगल बगल से आती है, अगल बगल से आती है। ठीक है, अगल बगल से आती है। ठीक है बेटा, याद रखना इस बात को। हाँ, ये ले की जो आवाज आती है ना, ये बेटा हमारे कभी जीभ के जो हमारे गाल होते हैं ना, गाल, इनके हमारी जीभ है बीच में, इसके कभी इधर से निकलती है, कभी इधर से निकलती है। कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा हमारे जो ये ले वर्ण है, इसकी आवाज कहां से आती है, जीभ के आगे वाले भाग से, जीभ के बगल से, या फिर तालू से, या मूर्धा से? तो आप कहेंगे मेरे बच्चे जीभ के बगल से। ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों यहां तक की बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब बात आती है बेटा अघोष और सघोष की, कि ये जो हमारे येरे लेवे हैं, ये अघोष होते हैं सघोष होते हैं? बताइए बच्चों, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आपसे पूछा जाएगा ये बताओ, ये जो येरे लेवे अंतस्थ वर्ण है, अघोष होते हैं सघोष होते हैं? तो बेटा एक बात मैं आपको बताता हूं, शे आप पढ़ेंगे आगे, संघर्षी ऊष्मीय वर्ण, उनको सघोष मत कहना, उनको अघोष कहना, और इनको सघोष कहना। से का मेल से कभी मत करना, उसका विपरीत बोलना भाई दोनों के लिए। से सघोष नहीं होता, अघोष होता है, उल्टा याद रखो, विलोम बोलो, विपरीत याद रखना। ठीक है, चलिए ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान रहिए ये बात। पार्श्विक का मतलब होता है बेटा जिस वर्ण की आवाज हमारी जीभ की, हमारे जीभ और गाल के बीच से आती है ना, पार्श्विक जगह होती है, स्थान होता है, इसलिए इसको वर्ण को पार्श्विक कहते हैं। यहां से लुढ़कता हुआ आता है रे, बोलकर देखो रे, सॉरी ले, ले ऐसे लग रहा है फेंक रहे हूं गाल के बगल से। ठीक है, तो बच्चों लिख देंगे अंतस्थे ध्वनियां, अंतस्थे ध्वनियां शघोष, शघोष व
क्या होती है बेटा बताइए? अल्प प्राण होती है, महाप्राण होती हैं। सघोष के साथ अल्प प्राण लगाना, एघोष के साथ महाप्राण लगाना, यह भी एक दूसरे का विपरीत याद रखना। ठीक है, तो बेटा सघोष अल्प प्राण होती हैं, सघोष अल्प प्राण होती हैं। बेटा जिसने वर्णमाला याद रख ली वो कभी गलत नहीं करेगा क्वेश्चन को, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो बच्चों याद रखेंगे अंतस्थ ध्वनियां सघोष अल्प प्राण होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ध्वनियां आपने यहां भी पढ़ ली अल्प प्राण। अब आप जोड़ते चले आना, अंत में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी ध्वनि आपको अल्प प्राण पढ़ाई है। ठीक है, ये 4 अल्प प्राण पढ़ा दिए और बेटा 4 ही सघोष पढ़ा दिए यहां भी, है ना। दोनों में 4-4 संख्या आपकी ऐड हो जाती है। वेरी गुड। तो मेरे बच्चे से अंतस्थ ध्वनियां यहां तक आपकी पूरी हो जाती हैं। ठीक है भाई, चलो आगे चले मेरे प्यारे बच्चों। सर इतना याद कैसे होगा? बेटा याद नहीं करना ऋषभ, याद थोड़ी करना है यार, सिर्फ समझना है ना, सिर्फ समझना है भाई, याद थोड़ी करते हैं। रट्टू तोता थोड़ी बनना है। रट्टू तोता बन के कितनी चीजें याद कर सकते हो? मैथ याद कर सकते हो, रीजनिंग याद कर सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड जो आएगा आपका उसे याद कर सकते हो, कंप्यूटर याद कर सकते हो। यार सब चीजें समझनी होती हैं भैया। ठीक है, बस। हाँ बेटा संघर्षहीन बोल देंगे उनको, बिल्कुल। शिल्पा शर्मा, सर टेलीग्राम पर नहीं आ रही है ये बैच। सर बेटा आ रही है बिल्कुल, टेलीग्राम पर अग्नि वाला, अग्नि बैच के नाम से आपको शो करेगा। ऊपर जाके 3 डंडे आते हैं, वहां से क्लिक करके आप उसमें ऐड हो जाइए। पहले आप अपने फोन में जाकर के प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो टेलीग्राम का, है ना। चलो आगे आते हैं बेटा। नंबर 3 जो भेद है हमारा वो होता है संघर्षी व ऊष्मीय व्यंजन। लिखिए बच्चों, लिखेंगे संघर्षी व ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? इनकी संख्या भी 4 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 4 होती है, याद रखना। क्लियर है ना। अब 4 होते कौन कौन से हैं वो आपको बताएंगे, उससे पहले इसकी भी परिभाषा लिख लीजिएगा। लिखेंगे जिन ध्वनियों को उच्चारित करते समय हमारे मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है या जिनको बोलने में संघर्ष करना पड़ता है उन्हें संघर्षी व ऊष्मीय ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, लिखिए, लिखेंगे जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह से ऊष्मा निकलती है, मतलब मुख से गर्म हवा निकलती है बेटा, निकलती है। वे संघर्ष करना पड़ता है, वे संघर्ष करना पड़ता है। बोलते समय बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इनको, बोलते समय संघर्ष करना पड़ता है। वे ध्वनियां संघर्षी व ऊष्मीय होती हैं, ऊष्मीय होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वे ध्वनियां क्या होती हैं बेटा? संघर्षी व ऊष्मीय होती हैं और 4 होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? सर जी अल्प प्राण क्यों होती हैं वो? बेटा सविता वो अल्प प्राण इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें कम वायु की जरूरत पड़ती है ना, और वो आराम से श्वास से ही बाहर आ जाती हैं, इसलिए वो अल्प प्राण होती हैं। थोड़ी सी वायु से ही बाहर निकल जाती हैं वो। ठीक है, थोड़ी श्वास से नहीं, नांद की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो सघोष थी ना, एघोष निकल जाती है वही सांस से। ठीक है, इसलिए वो अल्प प्राण थी। तो बच्चों ये होती है शय,
शे और है। ठीक है, 4 होती हैं, शे और है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि भाई शे का उच्चारण कहां से होता है। और बेटा याद रखना, एक क्रम में लगवा लेना कि बताइए सबसे बड़ा से ये होता है, उसके बाद छोटा से ये, उसके बाद सबसे छोटा से ये वाला। ठीक है, तो बताइए बच्चों से का उच्चारण कहां से होता है, बोलो। तो बेटा सीधी सी बात है, याद रखेंगे बेटा, से को बोला जाता है तालू से। ठीक है, जो पेट चिराई शे षटकोण वाला शे होता है, ये बोला जाता है मूर्धा से। मूर्धा से। ठीक है, और बच्चों ये जो छोटा वाला से होता है, ये बोला जाता है बेटा दंत्य होता है, दांत से, है ना, ये दंत्य है। क्लियर। और बेटा ये है जो होता है, ये बोला जाता है कंठ से। ये कहां से बोलते हैं बच्चों, कंठ से। तो आपको ये आवाज अच्छे से ध्यान हो गई। से को बोला जाता है तालू से, और बेटा शे षटकोण वाला से बोला जाता है मूर्धा से, और बेटा छोटा से बोला जाता है दंत से, और है बोला जाता है कंठ से। तो तुम मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि से सपेरा जो लिखा जाता है उसमें कौन सा वाला से प्रयोग करते हैं। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 में से आंसर दे दो, कौन सा लगाते हैं से सपेरा वाला से, कौन सा बोला जाता है। 1 2 3 कोई सा भी एक नंबर दबा के बता दो बस। एक दबाओगे तो मुझे पता लग जाएगा आप पहले वाला आंसर दे रहे हैं, 2 दबाओगे तो मुझे पता लग जाएगा मूर्धा वाला बता रहे हैं, और तीसरा दबाओगे तो मुझे पता लग जाएगा आप छोटा शय बता रहे हैं। तो बताना बेटा सपेरा में कौन सा शय लगता है। सपेरा किसे कहते हैं, जो सांप पकड़ता है। बोलो सब लोग जल्दी से। बेटा ऊष्मीय व्यंजन नहीं होते मनीषा, वो स्पर्शीय होते हैं, ऊष्मीय और स्पर्शीय होते हैं। ये केवल बेटा ये संघर्षी ऊष्मीय व्यंजन है, वो स्पर्शीय है, चे वर्ग स्पर्शीय है। सर समझ नहीं आया, इसमें क्या समझने के लिए क्या रह गया। मुख से जिसे बोलते हैं वो वर्ण ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हें बोलने में संघर्ष करना पड़ता है, वो संघर्षी ऊष्मीय होते हैं, है ना। बस इतनी सी बात बताइए। और ये 3 ध्वनि होती हैं, सॉरी 4, शे और है। तो बेटा आंसर नंबर आया है सभी बच्चों का 3। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया राइट आंसर आपने दिया, बहुत सुंदर, गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए। हाँ, इसे ही बेटा क्या बोलते हैं, यही सपेरा वाला से है, ये शलगम वाला से है, ये षटकोण वाला से है। ठीक है, वेरी गुड से, बहुत सुंदर। अब प्यारे बच्चों आपको लिखना है, इनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं होती जो मैं आपको अलग से कुछ बताऊं। ठीक है, तो बच्चों इनके बारे में सिर्फ एक ही बात लिखनी है आपको, तो बेटा इसमें सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि ये बेटा क्या होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि से को सघोष मत कहना, लक्की कुमार गलत बेटा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा नहीं होगा बेटा, तीसरा होगा। मैंने आपसे कभी एक बात बताई थी बेटा, बिरजू बंजारा अभी मत पूछिए, अल्पप्राण महाप्राण अभी बताऊंगा, सारे अभी बता दूंगा, लास्ट में कितने कितने वर्ण होंगे, अभी मत डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज यार। ठीक है बेटा, एक बात बताइए आकाश कुमार सिसोदिया, देखो सुनेंगे, मैंने तुमसे एक बात बताई थी, से को सघोष मत कहना, उल्टा याद रखना। तो आपको से को सघोष नहीं कहना, उल्टा क्या बोलेंगे आप लोग, अघोष। और अघोष के साथ मैंने एक बात बताई थी वहां पर आपको पीछे कि इसका भी विपरीत बोलना, अघोष के साथ महाप्राण और सघोष के साथ अल्प प्राण। ऐसे बेटा पलटी मार दो दोनों में, क्रॉस क्रॉस कर दो, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये जो होते हैं बेटा अघोष वर्ण होते हैं, अघोष, अघोष, और मेरे प्यारे बच्चों महाप्राण। अब तुम्हें एक बात और याद रखनी है, अब तुम्हें एक बात यहां पर और ध्यान देनी है। वो कैसी देनी है कि जो है जो होता है ना बेटा, ये है, ये थोड़ा नालायक होता है अपने आप में। जैसे 4 मित्र होते हैं तो चारों मित्रों में से एक तो नालायक होता ही होता है ना। ठीक है ना, ठीक है बच्चे। तो बेटा ये है जो होता है ये अघोष नहीं होता। से, तीनों से को तो आप अघोष कहेंगे, लेकिन है को आप क्या बोलोगे, सघोष महाप्राण। लिख देंगे है वर्ण
सैघोष महाप्राण होता है। ठीक है, सेज जो है जो होता है ना बच्चों, ये थोड़ा नालायक है, ये इन तीनों से अलग चलता है। तो बेटा ये है जो होता है ये सैघोष होता है और महाप्राण होता है। इस तरह से आपको ये भी बच्चों डिफाइन करना है, वरना बेटा गलती करने की संभावना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम सीधा पढ़ लेते हैं कि संघर्षी उसमें व्यंजन जो वर्ण होते हैं से और है वो क्या होते हैं, सैघोष महाप्राण होते हैं। लेकिन बेटा है जो होता है ना ये सैघोष होता है, ये अघोष नहीं होता। तीनों शय को आप अघोष कहना, शय को आप सघोष मत कह देना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों फिर अब है के बारे में एक बात और लिख देना कि जो है जो होता है ना मेरे बच्चों एक काकल्य वर्ण होता है। इसको बेटा काकल्य, काकल्य है ना, काकल्य कोमा बच्चों इसे आप कंठ ऊष्म संघर्षी, कंठ ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये बात प्यारे बच्चों आपको याद रखनी है के बारे में। है सैघोष होता है और तीनों शय अघोष होते हैं, उल्टा है ना। सिर्फ इसको आप थोड़ा सा विशेष करके लिख देना बच्चे, वरना ये वाला हमको थोड़ा सा फंसा देता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम ध्यान नहीं रख पाते फिर पेपर में, है ना, ये गलती करा देता है हमसे। ठीक है ना, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ तो बताइए मेरे भाई, ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर कर दोगे ना। है को सैघोष, है को अघोष मत कहना, सैघोष कहना, क्लियर। अब लास्ट में बेटा मैं आप परेशान ना हो, मैं आपको वन लाइन में लिखवाऊंगा कितने वर्ण अल्प प्राण होते हैं, कितने महाप्राण होते हैं, कितने अघोष होते हैं, कितने सैघोष होते हैं, एक एक लाइन में लिखवाऊंगा ताकि आपको पेपर में याद करने में टेंशन ना हो, आप झट से बता दें। अब आपसे पूछा, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा अल्प प्राण वर्णों की संख्या होती है, आप बताएंगे इतनी होती है, महाप्राण की कितनी होती है, आप कहेंगे इतनी होती है। आपको एक लाइन में याद रहना चाहिए, है ना, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सैघोष को ही महाप्राण कहते हैं? नहीं भाई गुरुमंता जी, इतना देर मैंने कहा कि राम की पत्नी सीता है, आप तो फिर वहीं आ गए कि राम की पत्नी तो नहीं है सर सीता। अरे यार, सैघोष वो होते हैं जिनमें कंपन होता है, महाप्राण वो होते हैं जिनमें ज्यादा वायु की जरूरत पड़ती है बोलते समय, है ना। दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ाया मैंने, पीछे एक बार जाके रिवीजन करना, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों, क्लियर मेरे बच्चे, याद रखिए। और प्यारे बच्चों अब एक बच्चा कह रहा है, आराधना नाम है इस बच्ची का, सर जी ये कह रही है सर जी इसको स्वर यंत्र, स्वर यंत्र भी बोलते हैं। बेटा बिल्कुल सही बात है आपकी, इसको स्वर यंत्र मुखी वर्ण भी कहते हैं कुछ। जाइए आप ऐसा कह रहे हैं तो इसे भी लिख लीजिए, ठीक है। आप जब ये चाहते हैं कि मैं आपसे कोई चीज छुपाऊं ही ना, तो बेटा बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा, लीजिए इसको स्वर यंत्र मुखी वर्ण भी बोला जाता है। लीजिए बच्चों, ये भी बेटा मैंने आपके सामने लिख दिया, लो बस, है कोई बोलते हैं केवल है कोई, ये भी ध्यान रखो। जाओ, जब आप कह रहे हैं कि सर आप इसको भी करिए, तो बेटा इस खुशबू, सर कमेंट इग्नोर करो प्लीज, बेटा इग्नोर ही है कमेंट, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट है तो वो क्लियर देखो करना पड़ता है ना। चलिए, तो आगे की बात यहां तक स्पष्ट हो जाती है। आइए अब बच्चों हमारे सामने हमने यहां तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने यहां तक बेटा 11 स्वर पढ़ लिए, है ना, 2 अयोग वाह पढ़ लिए, ठीक है बच्चों। और प्यारे बच्चे 25 स्पर्शी व्यंजन पढ़ लिए, ठीक है ना। अब भाई तुम देखो ध्यान से समझते रहना, 2 बेटा उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त ताड़न जात पढ़ लिए, ठीक है। और बेटा प्यारे बच्चों और 4 हमने अंतस्थ पढ़ लिए। अब मुझे जोड़ करके बता देना भाई, मेरा गणित इतना बढ़िया नहीं है। और 4 बच्चों हमने संघर्षी ऊष्मीय पढ़ लिए, ठीक है। तो बच्चों इतने वर्ण हम पढ़ चुके हैं। कुल कितने पढ़ लिए? 11 और 2 13, 13 और 2 15 और 25 40 और 8 48 वर्ण हम पढ़ चुके हैं। अयुग्वा क्या है सर? अतुल, इसका मतलब अभी तुम क्लास में नहीं थे, पीछे जाकर एक बार रिवीजन करो। 48। अब हमें 4 वर्ण और पढ़ने हैं बेटा 52 करने के लिए। हिंदी वर्ण वाला में 52 वर्ण होते हैं, तो आप लोग एक बार आ जाइए यहां पर।
तो हेडिंग डालेंगे बेटा नंबर नेक्स्ट। जो अंतिम एक आवाज होती है हमारी संयुक्त ध्वनि, लेकिन वो व्यंजनों में वर्णों में गिने नहीं जाता, लेकिन हम अपनी सहायता के लिए उसको प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे बेटा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण। अब संयुक्त वर्ण कितने होते हैं बच्चों? आपको पता है सर 4 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। और मेरे बच्चे 4 होते कैसे कैसे हैं? ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, इन्हें कहते क्या हैं, याद रखेंगे। लिखेंगे जब दो व्यंजन, देखो लिखो बेटा परिभाषा, जब दो व्यंजन एक ही स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ठीक है बेटा, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता होगा बच्चों। एक तो होता है बेटा छह छत्री, त्रै त्रिशूल, गे ज्ञानी और बेटा शय श्रैमिक। 4 वर्ण ये होते हैं। सर पहले अल्पप्राण महाप्राण सैगुस सैगुस ये पढ़ाते तो अच्छा समझ आता। कैसे सर? पहले अल्पप्राण महाप्राण पढ़ाते, बेटा साथ ही तो पढ़ाए जाते। ये क्या है, इनमें कुछ भी नहीं है, आप लोग गलत समझ। पीछे मैंने पूरा चार्ट बनाकर समझाया, उसको दोबारा से पढ़ लो। ठीक है, तो बच्चों देखो के और शे के मेल से बोला जाता है बेटा 6। ठीक है, ते और प्यारे बच्चों रे के मेल से बोला जाता है 3। ठीक है, और बेटा जय और अय्या के मेल से बोला जाता है गे। ठीक है, और मेरे बच्चों शे और रे के मेल से बोला जाता है श्रे। तो ये होती हैं संयुक्त 4 ध्वनियां। ठीक है, तो बच्चों बताओ ये चारों संयुक्त ध्वनियां हैं, ये आपको याद रखनी हैं। इन्हें पढ़कर के बेटा आपके 48 और 4 वर्ण कुल मिलाकर के 52 वर्ण आपने कंप्लीट कर लिए यहां तक। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहां तक बेटा आपने ये वर्ण पढ़ लिए हैं पूरे 52। समझ में आई बात? तो यहां पर ऐड कर दीजिएगा 4 संयुक्त वर्ण। ठीक है बच्चों, बताइए किसी के मन में कोई सवाल जवाब किसी भी प्रकार का है तो याद रखो। ऋषभ सर जी बीएसएफ एचसीएम में टॉप 10 में आऊंगा, ये वादा रहा मेरे दोस्त, ये वादा रहा ना। तो जा मेरे दोस्त, तेरे मुख के जो शब्द हैं वो पूरे होंगे। जिस बच्चे ने दिल से सोच लिया ना यार कुछ करने का, वो कभी पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, तो बेटा सीधी सी एक बात और लिख देंगे। देखो अब मैं आपको बताता हूं बेटा अल्प प्राण वर्ण की संख्या कितनी होती है। अल्प प्राण, अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं बताएगा कोई बच्चा मुझे अब तक, यदि याद रहा हो तो? कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बेटा लिख देंगे सभी स्वर। देखो बेटे मैं दोबारा ये दोहरा रहा हूं कि संख्या कितनी होती है 11। ठीक है, और 1 3 5, 1 पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, 5वां वर्ण, 15 वर्ण हो गए बेटा ये वाले। देखो बच्चों याद रखना। ठीक है, 1 3 5, तो मेरे बच्चे 11 और 15 कितने हो गए? 26। लिखते चलना। फिर आ गया बच्चों आपके अंतस्थ व्यंजन थे, ये रे ले वे। ठीक है, 26 और 4 कितने हो गए बच्चों? 30 होती है संख्या 30। और एक वर्ण और आपने याद रखा होगा, तो बच्चों वह वर्ण कौन सा होता है बताएगा कोई मुझे? जो बेटा ताड़नजात वर्ण था, उत्क्षिप्त व्यंजन, डे डमरू वाला जिसके नीचे बिंदी लगी हुई थी,
पीछे जाके देखना, याद रहेगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों एक वर्ण हो गया आपका ये वाला उत्क्षिप्त। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों अल्प प्राण वर्ण कितने हो गए आपके, जोड़ दीजिए 11 और 15 26 और 5 31। ठीक है, तो कुल मिलाकर 31 बेटा 31 वर्ण आपके अल्प प्राण हो गए। 31 टोटल 31 याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा। सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण, और स्पर्शी व्यंजन जो हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं उनके वर्ण, वो कितने वर्ण ऐसे हैं जो अल्प प्राण होते हैं, तो आप बता देंगे 15। और ये रेलेवे क्या होते हैं, अल्प प्राण, और एक होता है उत्क्षिप्त वर्ण जिसके नीचे ताड़न जात लगा होता है। आराधना बेटा है अल्प प्राण नहीं है, महाप्राण है मेरी बच्ची, पूजा अर्चना आराधना। ठीक है, चलो दूसरा होता है बेटा महाप्राण। अब आप कर देंगे आप ही क्लियर। ठीक है, महाप्राण वर्ण, तो बच्चों महाप्राण वर्ण भी बता देता हूं बेटा, स्वर उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो बच्चों आगे चलिएगा, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण कुल मिलाकर के 10 वर्ण आपके यहां हो जाते हैं, है ना। तीनों शे और बेटा शे, तीनों शे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है, और मेरे बच्चे सूरज धाकर गुरुजी है भी होता है बेटा कहीं और, बेटा अभी पीछे पढ़कर आए हो अभी 2 मिनट पहले, है ना, बिल्कुल ABCD भूल गए। ठीक है, ठीक है, इसमें बेटा 30 एक है भी जोड़ देंगे, है ना, अल्प प्राण में नहीं लेना, महाप्राण में लेना है बच्चों। और एक वर्ण होता है बेटा आपका जो ढे होता है, ढे ढक्कन, उसके नीचे ताड़न जात लगाइएगा। तो बच्चों कुल मिलाकर के 15 वर्ण आपके सघोष होते हैं, ढे ये वाला। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के 15 वर्ण हो गए बेटा आपके यहां से, यहां लिख देता हूं 10 और 5 15। बताओ क्लियर है ना भाई, सभी को कर दोगे क्लियर। 1 3 5 क्या है, आकाश बेटा स्पर्शी व्यंजन के खे गे घे, उनमें जाकर देखो पीछे, दोबारा क्लास करना जिस बच्चे को भी समझ नहीं आई बात। ठीक है, वरना वो भी ध्यान नहीं लगा पा रहा है। चलिए आगे बताता हूं बेटा अघोष वर्ण कौन से होते हैं। नंबर 1 डालेंगे बेटा, अघोष वर्ण की संख्या कितनी है, अघोष वर्ण। तो अघोष कौन से होते हैं बच्चों बताइए, अघोष वर्ण होते हैं बेटा पहला दूसरा, पहला वर्ण कौमा दूसरा वर्ण, है ना, के खे इसके नीचे के सभी, और बच्चों शे ये भी अघोष होते हैं। सघोष नहीं बोलना से को कभी भी। हाँ बेटा मैंने सूरज ढाकर जी, मैंने है को विशेष करके लिखवाया है, सघोष इसमें महाप्राण में, है ना, महाप्राण सघोष बताया था, अल्प प्राण नहीं बताया है को, याद रखो पीछे। ठीक है, ध्यान आ गई बात, क्लियर बच्चे। तो बेटा आपको लगाने हैं 13 वर्ण हो गए हमारे अघोष, 13। ठीक है बच्चों, अब बच्चे 13 वर्ण आपने ये वाले पढ़ लिए अघोष। अब आ जाइए सघोष के पास, नंबर नेक्स्ट। सघोष वर्ण भी याद रखना कौन कौन से हैं। अब आपको देखो ध्यान रखना है थोड़ा सा, कौन सा हो गया बच्चों, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, कुल मिलाकर के 15 वर्ण हो गए। और आगे बेटा से के पास गए ये, रे, ले, वे और है को मैंने सघोष बताया था, महाप्राण बताया था। ठीक है, तो बेटा आपको याद रखना है। और प्यारे बच्चे सभी स्वर मैंने आपको सघोष बताए थे। ठीक है, तो जोड़िए कितने वर्ण हो गए, 15 और 5 20 और 11 31। 13 को उल्टा कर दीजिए, 13 को उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए, 13 को पलट दो बेटा। तो कुल मिलाकर आपने कितने वर्ण पढ़ लिए, सघोष भी आपने पढ़ लिए 31 वर्ण।
ठीक है, तेहरा को पलट देना याद रहेगा। प्रशांत सिंह तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहीं और गया है। तुमने पूरी वर्णमाला में पीछे मैंने सबको एघोष सघोष बताया था, वो समझ नहीं आया। क्या करा था अब तक क्लास में, है ना? सिर्फ रोटी खाने के लिए बैठे हो क्लास में बेटा। ठीक है बेटा, याद रखना एघोष होते हैं सभी वर्ण। ठीक है, ये बात। दूसरा और चौथा जो हमारे वो होते हैं, स्वर होते हैं, वो सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी पीछे बताकर आया था, क्लास में ध्यान लगाते नहीं हो बेटा, मजा लेने के लिए आते हो तुम लोग। ठीक है, इसलिए बच्चों ये सारी चीजें अभी आपको समझ नहीं आती, दोबारा क्लास कर लेंगे तो आपको समझ आएगा, एक बार और देख लेना। ठीक है भाई, चलिए अब बच्चों एक बात आपको और बतानी है मुझे। ठीक है बेटा, उत्क्षिप्त व्यंजन को सघोष में मत लेना, कभी उत्क्षिप्त को भी लेने लग जाओ। ठीक है, चलिए तो बच्चों एक लिखेंगे ए मानक वर्ण या आगत वर्ण। आपको बता देता हूं आगत ध्वनि कौन सी होती है। आगत ध्वनि, आगत ध्वनि बच्चों आपको पता होगा, आगत का मतलब है आई हुई, जो विदेशी जो हमारी नहीं है वो आई हुई ध्वनियां हैं। तो बेटा कै, खे, गे और बेटा जे और फे, ये बच्चों आगत ध्वनि हैं जो हमारे व्यंजन हैं। और एक प्यारे बच्चों मैंने आपको स्वर बताया है, स्वर ये वाला अ जो अंग्रेजी भाषा का है। और बच्चों ये जो लगती हैं अरबी फारसी में लगती है, इनके नीचे यहाँ पर नुक्ता लग जाता है। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में बेटा ये केवल 2 ध्वनियां मिलेंगी, ये कै खे गे नहीं देता, तो याद रखना। ठीक है मेरे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि कुल ध्वनि कितनी है, तो 5 बतानी है ना। और आपसे पूछा जाएगा स्वर, एक स्वर ध्वनि आगत ध्वनि कौन सी होती है, तो आ को बता देना। ठीक है, और प्यारे बच्चों यदि आपसे पूछेगा कि इस तरह से कोई विकल्प बना के देगा, बताइए जय और फे को कौन सी ध्वनि कहा जाता है, तो आगत ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, और बेटा एक नेक्स्ट एक बात और याद रख लेंगे, भय जो होता है ना, भय सॉरी झय, झय झंडा वाला झय जो होता है बेटा, इसे अमानक वर्ण की संज्ञा दी गई है ना। याद रखना, कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि अमानक वर्ण कौन सा होता है, अमानक वर्ण, तो अमानक वर्ण की संज्ञा दी जाती है बच्चों किसको, मेरे बच्चों झय को। तो यहां तक बेटा आपकी वर्णमाला आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और बेटा पूछा जाए ना कि आगत ध्वनियां किस हिंदी विद्वान के अनुसार जोड़ी गई थी, तो लिख देना शिव प्रसाद सितारे हिंद जी के माध्यम से। शिव प्रसाद सितारे हिंद जी के द्वारा इनको जोड़ा गया था। ठीक है बेटा, देखो इतनी डीपली बात तुम्हें आज तक जीवन में यदि किसी ने बताई हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना बेटा याद रखना मेरे दोस्त, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो हिंदी वर्णमाला में आपको ना ही हो। कल मैं आपको एक वर्ण विच्छेद और सिखा दूंगा, वर्ण को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे वर्णों का शब्दों का विच्छेद होता है, वो भी आप समझ लेंगे। फिर उसके बाद हम संधि वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, और संधि वाले टॉपिक में वर्ण विच्छेद का बहुत बड़ी इंपोर्टेंस होती है। और बेटा जो मैंने अर्ध स्वर बताया ना, ये और वे, कि यदि यह को स्वर की संज्ञा दी जाए तो ई बोला जाएगा, और बेटा व्यंजन की संज्ञा दी जाए तो यह बोला जाएगा। और प्यारे बच्चे वे को यदि स्वर की संज्ञा दी जाए तो ऊ बोला जाएगा, और व्यंजन की संज्ञा दी जाए तो वह बोला जाएगा। तो वो भी आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, और बच्चों कल एक बात और बता दूंगा, द्वित व्यंजन जानते हैं आप लोग, द्वित व्यंजन किसे कहते हैं, द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन भी बेटा आप लिख लीजिएगा। जब किसी भी शब्द में कोई एक वर्ण 2 बार आता है, ठीक है, जैसे आपने लिखा दिल्ली, बिल्ली, चप्पल, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, एक वर्ण 2 बार आना चाहिए। तो एक वर्ण जब 2 बार आ गया तो बेटा वो द्वित व्यंजन की संज्ञा लेता है। जैसे हम कह दे दिल्ली, सर जी मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, तो बेटा इसमें द्वित व्यंजन ले होता है, ले, है ना। कोई भी शब्द आप लिख दीजिए कि सर जी मेरा बल्ला टूट गया, मैं क्रिकेट खेल रहा था मेरा बल्ला टूट गया, तो बल्ला
इसमें भी क्या आएगा बेटा, आपका ले ही द्वित व्यंजन होता है। एक वर्ण जब 2 बार आ रहा होता है वो वर्ण द्वित व्यंजन की संज्ञा लेता है, याद रखना। और आपने कहा सर मेरी चप्पल टूट गई, सर मेरी चप्पल टूट गई, तो बेटा इसमें पे वर्ण जो है वो हमारा द्वित वर्ण है, द्वित व्यंजन है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वेरी गुड प्यारे बच्चों, तो जय हिंद जय भारत। अच्छे से पढ़िएगा, मजा लीजिएगा जीवन में बेटा, मजा नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, नेहा जोशी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बेटा, समझ आने की उम्र अभी खत्म हो गई है आपकी। ठीक है, जब तक आप दोबारा से जन्म लेंगे तभी समझ आएगा, ऐसे तो इससे बढ़िया कोई समझ नहीं आ सकता आपको। एक एक चीज की मैंने टांग तोड़ दी है बेटा आपके सामने, है ना, और उस टांग को आप जोड़कर अब ये पूछ रहे हैं कि कैसे टूटी और कैसे जुड़ी। तो बेटा मुझे लगता है कि नेहा सॉरी, आपको दोबारा क्लास लेनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से और दोबारा मन लगाकर पढ़ना होगा, तभी कुछ समझ आएगा बच्ची। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।